पंकज आवाज थोड़ा कम कर। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड। गुड मॉर्निंग। व्हाइट व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। सभी के पास बुक अवेलेबल है। बुक ला गए हैं सभी बच्चे। अब सभी बच्चे अपने अपने माइक आप ऑफ कर दीजिए। माइक ऑफ करेंगे। तो बच्चों आज है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसमें मादा युग्मकोद्भिद का एक बीजाणु विकास। तो बच्चों अधिकांश आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी का मतलब क्या समझते हैं? जिनके बीज क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। तो ये ढके हुए बीज वाले क्या हैं? जैसे एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, ये आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। तो इसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है। गुरु बीजाणु को मेगास्पोर गुरु बीजाणु कहते हैं। मेगा स्पोर और बीजाणु के बीजांडकाय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाती है। कितने गुरु बीजाणु बनाती है? 4 गुरु बीजाणु बनाती है। फिर इनमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और आधारी क्रियाशील गुरु बीजाणु वृद्धि एवं विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण कोश। बच्चों और ये क्या होता है? एन अगुणित होता है, भ्रूण कोश बनाता है। और इसी भ्रूण कोश को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद। तो ये भ्रूण कोश को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो ये है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को ये पीडीएफ में भेजा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक स्पष्ट साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद
परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशीय 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम थोड़ा फिगर बनाएंगे। इसमें ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर इसमें देख रहे होंगे एक है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 2 बन गए। उसके बाद फिर ये विपरीत ध्रुव में जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये विपरीत ध्रुव में जाने के बाद 1 के 2, फिर 2 से 4, ये है द्वितीय केंद्रक, और ये ऊपर है अंड कोशिका, और ये ऊपर इसमें सहायक कोशिका भी है इसमें, और नीचे है प्रतिव्यासांत कोशिका। ये ध्रुवीय केंद्रक है। सहायक कोशिका, अंड कोशिका, दो ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिव्यासांत कोशिका या एंटीपोडल सेल। बच्चों दिखाई दे रहा है? सब चित्र दिखाई दे रहे हैं? हाँ तो इसमें, हाँ तो अभी आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा मैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हल्का सा समझेंगे। तो ये क्या है, आवृत बीजी मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश की संरचना के बारे में हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो बच्चों अधिकांश जो आवृत बीजी पादप होते हैं उनका जो मादा युग्मकोद्भिद होता है तो वे 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लियड यानी केंद्रकीय होता है, और क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। 2 संतति केंद्रक बनाता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन सी विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। और फिर ये
विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। दो ध्रुवीय केंद्रक बनाने के बाद विपरीत ध्रुवों पर ये चले जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पर स्थित केंद्रक पुनः 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा, देख रहे होंगे आप, 8 न्यूक्लियेट संरचना, 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो इन संरचनाओं का निर्माण करता है। और जब इनका विभाजन होता है, सर्वप्रथम इसमें इन केंद्रकों में कोशिका भित्ति नहीं बनती है, कोशिका भित्ति नहीं बनती है, और 8 केंद्रकीय गुणसूत्रों की जो संरचना होती है, संरचना के आधार पर बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका, ये देख रहे होंगे आप, बीजांड द्वार की ओर एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं मिलकर, इसी की लगी हुई हैं ये सहायक कोशिकाएं, ये मिलकर अंड उपकरण बनाती है। पूरा ये क्या है, एक अंड उपकरण, एग एपरेटस। अंड उपकरण बनाती हैं और ये निभाग, ये हुआ निभाग वाला भाग, 3 कोशिकाएं मिलकर ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, या इसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो इनको क्या कहते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स भी इन्हें कहते हैं, ये बनाती हैं। और बृहद भ्रूणकोश में बचे 2 केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बताया था ये ध्रुवीय केंद्रक के बारे में, और दोनों ध्रुवीय केंद्रक परस्पर मिलकर द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक परस्पर मिलकर क्या करते हैं, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार परिपक्व भ्रूण कोश का या मादा युग्मकोद्भिद 8 केंद्र की 8 केंद्र की 7 कोशिकीय संरचना बनाती है। तो यही इसमें आप लोगों को समझना है। इसमें ध्रुवीय केंद्र के बारे में 2 ध्रुवीय, इसमें ध्रुवीय केंद्र के पहले मैंने आपको बताया, इस ध्रुवीय केंद्रक में एक नर युग्मक मिलता है, तो क्या हो जाती है, 2 N तो ये पहले से हैं और एक N ये बन जाएगा, तो हो जाएगा ये 3N। कैसा हो जाएगा ये, त्रिगुणित संरचना हो जाएगी। ये तो एक इमेजिनेशन करना, आपने इमेजिनेशन करना है इसमें। ये है आपका त्रिसंलयन के लिए, किसके लिए है ये, त्रिसंलयन, या उसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन भी कहते हैं, उस दिशा में। ये तो अभी हटके हो गया, इसका टॉपिक का भाग नहीं है ये, खाली अलग से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो गया। ये अभी मैं आपको हल्का सा बता दिया, ये पीडीएफ के द्वारा भेज के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्मिल परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। उन्मिल परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। तात्पर्य है, यह अनुन्मील्य पुष्पों में परागण संपन्न होता है। क्या अनुन्मील्य, क्या अनुन्मील्य पुष्पों में परागण संपन्न होता है। परागण संपन्न होता है।
अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए। सतर्क व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इसमें समझेंगे, ये भी चित्र के द्वारा आप अच्छे से समझेंगे। ये है उन्मिल परागणी पुष्प। उन्मिल परागणी पुष्प है। और ये हैं अनुन्मिल परागणी पुष्प। अनुन्मिल परागणी पुष्प। तो सबसे पहले आपको समझना है इसमें, तो ये जो अनुन्मिल परागणी पुष्प हैं, ये सामान्य पुष्पों के समान होते हैं और इनके परागकोश और वर्तिकाग्र जो है अनावृत होते हैं। अनावृत का मतलब होता है, जो आवृत का मतलब होता है मुड़े हुए, अनावृत का मतलब ये कहीं से मुड़े हुए नहीं होते हैं। और इनमें सामान्य पुष्पों की तरह ही परागण की क्रिया होती है। किसमें? अनुन्मिल्य परागणी पुष्प में। तो ये सामान्य पुष्प की तरह होते हैं और इसमें परागकोश और जो वर्तिकाग्र होते हैं ये अनावृत होते हैं, यानी कहीं से मुड़े हुए नहीं होते। तो ये सबसे पहले विशेषता है अनुन्मिल्य परागणी पुष्प की, उन्मिल परागणी पुष्प की। अब दूसरा है, देखो ये जड़ों में देख रहे होंगे आप, ये जड़ों में पाए जाते हैं ये। तो ये अब अनुन्मिल्य परागणी पुष्प क्या होते हैं? ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं, देख रहे होंगे आप, ये सब पुष्प हैं। ये क्या है? ये पुष्प हैं और ये सदैव क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। और इनके जो परागकोश और वर्तिकाग्र होते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र तो यानी कि अब एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा? इनमें स्वपरागण होगा। क्या होगा? स्वपरागण की क्रिया होगी। और ये अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र को या परागकणों को ग्रहण करने का अवसर प्राप्त इनको नहीं होता है। और ये अनुन्मिल्य पुष्पों में बीज निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। तो इसके बच्चों उदाहरण है वायुला,
किसके? अनमिल। ये उन्मिल प्रागणिक पुष्प तो कुछ भी, सरसों, गुड़हल, ये सब अनमिल प्रागणिक पुष्प में ले सकते हैं आप। तो इसके ये कुछ ही होते हैं। तो वायोला है इसका एक उदाहरण। दूसरा है आक्सेलिस, आक्सेलिस। और तीसरा है कनकौआ। तीसरा क्या है इसका उदाहरण? कनकौआ। तो बच्चों ये समझिए होंगे आप, उन्मिल उन्मिल प्रागणिक पुष्प ये अनावृत होते हैं, कहीं से मुड़े हुए नहीं होते हैं। और उन्मिल प्रागणिक पुष्प क्या होते हैं? जमीन के अंदर, इनमें वर्तिकाग्र और परागकोश एक साथ रहते हैं, जिससे स्वपरागणिक क्रिया आसानी से हो जाती है। इसमें परपरागण की कोई संभावना नहीं रहती है, और इसमें परपरागण की संभावना रहती है। हाँ, तो बच्चों इसमें आप लोग रीएडमिट हो जाएंगे, जैसे इससे पहले नहीं हो पा रहे थे, अब इस बार रीएडमिट होंगे। तो ये अभी एंड करते हैं मीटिंग, उसके बाद दोबारा और शुरू करेंगे।